नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार झारखंड में कल होने वाले विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव से पहले झारखंड की सियासत माहौल क्या है। जी हां, यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। और अगर आप 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है तो आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आप पूछेंगे कि कैसे दांव पर है, तो आप समझ लीजिए खुद हेमंत सोरेन जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो चुनावी मैदान में, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से चुनावी मैदान में है। इससे पहले चंपई सोरेन जो थे उन्होंने भी झारखंड का चुनाव लड़ा है। उनके बेटे बाबूलाल सोरेन वो भी चुनावी मैदान में है। सवाल ये उठता है कि बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी मीरा मुंडा भी चुनावी मैदान में है। मधु कोड़ा, उनकी पत्नी गीता कोड़ा भी चुनावी मैदान में है। और बाबूलाल मरांडी, झारखंड जो कि पहला राज्य, माफ करिएगा, बिहार से अलग होने के बाद झारखंड जो राज्य बना उसके पहले मुख्यमंत्री के तौर पर बाबूलाल मरांडी की भी कठिन परीक्षा है। और साथ ही साथ अगर आप कहें शिबू सोरेन, तो शिबू सोरेन के 2 बेटे और 2 बहुएं चुनावी मैदान में हैं, तो किस तरीके से उनकी परीक्षा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि झारखंड में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इस सब के बीच एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से वहां लड़ाई लड़ी जा रही है, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से बागडोर संभाला है, कांग्रेस का कैंपेन थोड़ा फीका जरूर नजर आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच गिरिराज सिंह भी आज रांची पहुंचते हैं और कहते हैं कि हेमंत रांची को कराची बनाने में तुले हुए हैं। अब जरा सोचिए कि कैंपेन की जो धार है वो किस ओर बह रही है, किस ओर मुड़ रही है। क्योंकि इस चरण में जहां चुनाव होना है उसमें संथाल परगना भी एक है, और संथाल परगना वही इलाका है जिसको लेकर के बीजेपी कहती रही है कि यहां डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज हुआ है। और तो और हाल ही में जेएमएम से आए चंपई सोरेन जोर देकर के कह रहे हैं कि जिस तरीके से आदिवासियों की बेटी रोटी और माटी छीनी जा रही है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उसको बचाने वाली अगर कोई एक पार्टी है तो सिर्फ बीजेपी और बीजेपी है। तो यह समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि रांची को कराची बनाने में क्यों तुले हुए हैं हेमंत सोरेन, और जो बीजेपी इस नैरेटिव को धार दे रही है लगातार कि कैसे झारखंड के डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, दरअसल जमीन पर है क्या। और कल जो 38 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है वहां पर बीजेपी की स्थितियों में पिछले चुनाव की तुलना में कोई परिवर्तन होने जा रहा है क्या। और कांग्रेस जिसका कैंपेन फीका है, जिसके बड़े नेता कैंपेन जोरदार तरीके से कर नहीं पाए हैं, क्या इसका खामियाजा जेएमएम को भुगतना पड़ेगा। इन तमाम बातों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि गिरिराज सिंह ने किस तरीके से हेमंत सोरेन को घेरने का प्रयास किया है, और उसके बाद हम बताएंगे वहां की जमीनी हकीकत कि दरअसल झारखंड का मूड और मिजाज कैसा है। कि मैं तो देश के मतदाता, खास करके महाराष्ट्र और झारखंड की स्थिति, कल चुनाव होने वाला है। मैं झारखंड के मतदाता से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जब वोट देने जाएं तो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करें, अपने बहु बेटियों की चिंता करें। जो हालात हेमंत सोरेन ने कर दिए, कांग्रेस ने कर दिया है, वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। वो दुमका, देवघर, सारे जिले को, साहेबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रांची को कराची नहीं होने दें और दुमका को, साहेबगंज को बांग्लादेश नहीं बनने दें। तो आपने सुना गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री,
रांची पहुंचते हैं और जोरदार तरीके से कहते हैं कि दुमका, साहिबगंज, देवघर को बांग्लादेश ना बनने दे, रांची को कराची ना बनने दे। क्या मतलब निकाला जाए? मतलब यह निकाला जाए कि बीजेपी जिस नारे को धार देने में लगी हुई है, जिस नैरेटिव को सेट करने में लगी हुई है, क्या वो नैरेटिव सेट हो गया है? क्या उस नैरेटिव से बीजेपी को फायदा मिलने जा रहा है? क्या हकीकत में आदिवासियों की बेटी, रोटी और माटी जो है असुरक्षित है और बीजेपी जिसकी दुहाई दे करके आदिवासियों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है, क्या बीजेपी उसमें कामयाब होगी? क्या कोयलांचल, उत्तरी छोटा नागपुर जो बीजेपी का गढ़ भी रहा है, वहां भी बीजेपी और बेहतर प्रदर्शन करेगी? आदिवासियों के वोटों में भी सेंधमारी कर पाएगी? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि ये चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो आइए हम चलते हैं अपने मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, झारखंड के चुनाव से भली भांति वाकिफ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रियदर्शी रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। विनय जी, कई तरफ से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज गिरिराज सिंह पहुंचते हैं, कहते हैं रांची को कराची मत बनाइए, देवघर को, गोड्डा को, साहिबगंज को बांग्लादेश मत बनाइए। क्या बीजेपी जिस तरीके से इस नारे को धार देने का प्रयास कर रही है, नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है, आपको लग रहा है कि जिस बीजेपी को इन 38 सीटों पर महज 12 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में, इस बार कुछ इंप्रूवमेंट होने का चांस ज्यादा है? क्या आदिवासियों में, संथालियों में खास तौर पर बीजेपी जोरदार तरीके से सेंधमारी करने जा रही है? क्योंकि संथाल परगना को लेकर के बीजेपी शुरू से ही बहुत मुखर नजर आई है। देखिए, जहां तक इन 38 सीटों का सवाल है तो कल इन 38 सीटों पर मतदान होगा। सुबह 7 बजे से 5 बजे शाम तक मतदान होगा। कुछ बूथ ऐसे हैं जहां केवल 4 बजे तक मतदान हो। अब ये कह सकते हैं कि ये जो बचा हुआ समय है कल सुबह 7 बजे के पहले, इसको लोग कहते हैं कि भाई कत्ल की रात है। इस समय हर लोग अपना हर तिकड़म भिड़ाते हैं, हर तिकड़म लगाते हैं और पोलराइज करने की कोशिश भी हो रही है। इसी संदर्भ में गिरिराज सिंह, जहां तक मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह रांची नहीं आए हैं, बिहार से ही उन्होंने ये बयान दिया है। और गिरिराज सिंह इसके लिए जाने जाते हैं, पोलराइज कराने के लिए जाने जाते हैं और उनकी अपनी पहचान एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में है। अगर असम में कहें तो हिमंता बिस्वा शर्मा और यूपी में कहें तो योगी आदित्यनाथ और बिहार में गिरिराज सिंह, ये लोग हिंदुत्व का परचम लहराने के लिए जाने जाते हैं। जिन 38 क्षेत्रों में कल चुनाव हो रहा है उन क्षेत्रों में 18 सीटें हैं संथाल परगना की, 16 जो सीटें हैं वो है कोयलांचल और गिरिडीह की, 2 सीटें हैं रांची जिले की। इन 18 सीटों को अगर देखेंगे, अभी 2-3 दिन हम पूरे संथाल परगना, कोयलांचल का दौरा कर लौटे हैं। इन सीटों पर मुकाबला हर जगह कड़ा दिखाई पड़ रहा है। इन्हीं जगहों में से जयराम महतो भी आते हैं। डुमरी वगैरह के इलाके में जो महतो बहुल क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जयराम महतो का एक हवा चल रहा है। खास करके युवा जो है, महतो युवा वर्ग जयराम महतो के पीछे गोलबंद दिखाई पड़ते। और मेरे जैसे लोगों को लगता है कि 2 से 3 सीटें जयराम महतो जीत सकते हैं इस चुनाव में। और ये वो 2-3 सीटें अगर वो जीतते हैं तो जो परिणाम आएगा उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका होने वाली है 23 तारीख के बाद। जयराम महतो भी अपने 2 जगह से खड़े हैं
लेकिन जो संथाल परगना का इलाका है, इन पूरे चुनाव कैंपेन को देखिएगा आप, तो कल्पना सोरेन एक बड़ी लीडर बनकर उभरी है झारखंड, और उनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ जुट रही है। इतने कम समय में इतनी ज्यादा लोकप्रियता कल्पना सोरेन ने अर्जित की, वो मेरे जैसे लोगों को भी हैरान करता है। हम लोग लंबे समय से 37-38 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। बहुत तेजी से कल्पना सोरेन उभरी, और मैया योजना का असर भी ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है। 1,000 रुपए की राशि अभी दी जाती है, और नहीं, पर दिसंबर से मेरे पास जो जानकारी है विनय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। कहा यह जा रहा है कि गांडे में उपचुनाव में भले ही बड़ी आसानी से कल्पना सोरेन जीत गई थी, लेकिन गांडे में उनको दिक्कत हो रही है, बड़ी चुनौती पेश की जा रही है उनके सामने। और इनफैक्ट कल हमारे साथ झारखंड से कुछ पत्रकार जुड़े थे, मैं आपको ये बता दूं, और मैंने भी अपना फीडबैक लेने का प्रयास किया। मुझे जो जानकारी मिली है वो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। कहा यह जा रहा है कि शिबू सोरेन की दोनों बहुएं जो चुनावी मैदान में, उनकी सीट फंस रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, शिबू सोरेन के 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बेटे और 2 पुतौह, बहू जिसको आप कह रहे हैं। आपके पास जो सूचना है उसमें हम कोई किंतु परंतु नहीं कहते। हम पूरे 38 सीटों का जिक्र कर रहे हैं। एक आप पर्टिकुलर गांडे सीट की चर्चा कर रहे हैं। गिरिडीह जिला में जो हम लोग महसूस किए कि वहां पर हिंदू मुसलमान का फीलिंग तेजी से फैलाया जा रहा है, तो कहीं उसमें सीटें फंस सकती है, हो सकता है फंस। लेकिन पूरे 38 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने, लगभग हम लोग 20 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र में घूमे हैं, और उसके आधार पर आपको कह सकते हैं कि भाई वहां कल्पना का फैक्टर दिखाई पड़ा, उनकी सभाओं में भीड़ दिखाई पड़ी, मैया योजना का असर दिखाई पड़ा। बावजूद आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का इतना जबरदस्त कैंपेन, देश के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए हैं, और वैसे में अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन उनका मुकाबला कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी भी लोकप्रियता का क्या स्तर है। आज भी हम लोग जो कई जो यहाँ के वरिष्ठ लोग पत्रकार हैं, उन लोगों से जो चर्चा हो रही थी, हम लोग जो कंक्लूजन पर आज भी जो पहुंच रहे हैं, उसमें दोनों दलों को लगता है कि 40-40 के आसपास सीटें मिलती दिखाई पड़ रही। बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है, और जिस तरह से खास करके कोल्हान क्षेत्र में वोट का प्रतिशत बढ़ा 3%, और महिलाएं ज्यादा निकलकर वोट देने आई, तो ये भी बड़ा विश्लेषण का विषय होगा। जो प्रतिशत बढ़ा महिलाओं का, वो आमतौर पर लोग एंटी इनकम्बेंसी मानते हैं कि भाई जो सत्ता में है सत्ता विरोधी वोट होता है अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन कई अवसरों पर यह देखा गया कि सत्ता में जो रहते हैं उनको भी लाभ मिलता है बढ़े हुए मतदान का। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको हम लोगों को विश्लेषण करना चाहिए। आप कह रहे हैं, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कल मैं और 2-3 पत्रकार से बात कर रहा था, और हमारे शो में भी वहां के स्थानीय पत्रकार जुड़े थे। उनका भी कहना था कि स्थिति कांटे की टक्कर वाली है, दोनों की बराबर सीटें आ सकती है और कोई किंग मेकर बन सकता है। इस तरह की बात वो कह रहे थे। मेरे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं इनके पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर संजय कुमार, लगातार वहां से अगर आप जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट की बात करें, बहुत जगह आप रिपोर्ट भी देखें, तो कहा यह जा रहा है कि जो बीजेपी नैरेटिव तैयार कर रही है घुसपैठिए की, वो जमीन पर कारगर होता दिख नहीं रहा है। लेकिन बीजेपी लगातार इस पर डटी हुई है। आज गिरिराज सिंह पहुंचते हैं, कहते हैं रांची को कराची मत बनाइए। हेमंता विश्व शर्मा लगातार इस बारे में बोल रहे हैं। चंपई सोरेन तक बोल रहे हैं, घूम रहे हैं और कह रहे हैं, जिनको जमीनी हकीकत ज्यादा पता होगा। झारखंड में वो शिबू सोरेन के साथ उन्होंने आंदोलन किया है, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ की माटी बेटी रोटी पर खतरा है, और हमारी सरकार आएगी, यानी कि बीजेपी की सरकार आएगी, तो वही इससे निपट सकती है, इसलिए आप बीजेपी को वोट दें। आपको लगता है कि बीजेपी इस नैरेटिव के जरिए अपना नैया पार लगा लेगी? देखिए, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और अपने स्टैंड पर वो कायम है। हेमंत विश्व शर्मा को इसीलिए भेजा गया,
कि जाइए और वहां पर एक ध्रुवीकरण कैसे हो सकता है उसको देखिए। और उस ध्रुवीकरण के हिस्सा ही ट्राइबल पॉपुलेशन है। वो 28 जो ट्राइबल की सीटें हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो हिंदू पोलराइजेशन के हिस्से से वो बाहर का पार्ट है, वो उसी पोलराइजेशन के हिस्से है। तो रह गई बात कि वो अपने स्टैंड पर कायम है, लगातार उनको वो टास्क दिया जा रहा है। और गिरिराज सिंह आकर के फिर तो वो कही गए कि रांची को कराची मत बनाइए, गिरिराज सिंह ही बचे हुए थे, इन्होंने भी उस कार्ड को खेल ही दिया। चूंकि एक गिरिराज सिंह का एक आइडेंटिटी तो है एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर, तो उन्होंने भी ये कहा। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि उसका प्रभाव होते हुए नहीं दिख रहा है, कल्पना सोरेन की सभाओं में भीड़ हो रही है, बिल्कुल सही बात है कि कल्पना सोरेन की सभाओं में भीड़ हो रही है, लोग सुन भी रहे हैं। लेकिन यह सच्चाई भी है कि गांधी की सीट उनकी अपनी खुद की सीट फंसी हुई है। रह गई बात कि जो बातें कनेक्ट की या नहीं कनेक्ट की, ये बात तो हम लोगों को समझ में आएगी 23 के बाद ना। सभाओं में भीड़ का होना, बहुत सारे ऐसे वोटर्स होते हैं, मतदाता होते हैं जो बातें उनसे कनेक्ट कर जाती है, वो मान लेते हैं कि हाँ ये तो ऐसा है, और वो जाकर के मतदान कराते हैं। और उसके बाद परिणाम जब आता है तो परिणाम कुछ और आता है। परिणाम जब कुछ और आता है तो लोगों को लगता है कि अरे ये क्या स्थिति हो गई। तो एक फैक्टर ये है, ऐसा नहीं है कि रोटी बेटी और माटी की बात कह के और बीजेपी ने इसको सरफेस पर रखा और इसके कोई प्रभाव नहीं पड़े। आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद इस पर हम लोग बात करेंगे। नहीं, चलिए, ठीक है, आप कह रहे हैं रिजल्ट आने दीजिए। अब रिजल्ट भी आ जाएगा जब कल का चुनाव भी आ चुका है। हमारे साथ श्याम किशोर चौबे जी भी जुड़ गए हैं। श्याम किशोर चौबे जी, गिरिराज सिंह पहुंचते हैं, कहते हैं रांची को कराची मत बनाइए, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज को बांग्लादेश मत बनाइए। आप कहते हैं कि जमीन पर इस तरह का मुद्दा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। जी। जमाई टोला की बात होती है, आप कहते हैं एक जमाई टोला दिखा दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी जमीनी हकीकत को भांप नहीं पा रही है, या बीजेपी जिसको भांप रही है और जिस नैरेटिव को जोरदार तरीके से धार दे रही है, आपको लगता है कि इसी वजह से बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाएगी? देखिए, बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी या नहीं आएगी ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है, इसलिए कि जैसा कि डॉक्टर संजय ने कहा वो तो 23 की शाम तक पता चल पाएगा। लेकिन गिरिराज सिंह ने जो यहाँ कहा कि हेमंत सोरेन रांची को कराची बनाना चाहते हैं और उधर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, तो गिरिराज सिंह से ये सवाल किया जाना चाहिए कि जिस बिहार के चलते वो मंत्री पद धारण किए हुए हैं, केंद्रीय मंत्री, उस बिहार में भी कुछ बॉर्डरिंग इलाके हैं जहां के विषय में ये सुना जाता है। और अंडर इन्वर्टेड कॉमा फिर तो नीतीश कुमार बा, कई साल से नीतीश कुमार बा और गिरिराज बा, तो वहां क्यों नहीं कर लेते हैं? मेरा तो सवाल ये है, सबसे पहले अपना घर संवारिए, उसके बाद न दूसरे पे सवाल उठाइए। नहीं, मेरा सवाल आपसे जो है, बिल्कुल मैं आपका सवाल, मेरी बात होगी तो जरूर पहुंचाना चाहूंगा। मेरा सवाल यह है कि क्या जो कई मुख्यमंत्री जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, इनफैक्ट 6-7 मुख्यमंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, सवाल यह उठता है कि बीजेपी इस नैरेटिव को लगातार धार दे रही है, जमीन पर कितनी कारगर है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरी समझ से जमीन पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं है। जमीन पर अगर इसका बहुत ज्यादा असर होता तो अभी लिट्टीपाड़ा में वो विलियम मरांडी को बहुत हाथ पैर जोड़ के अपने पास क्यों ले आते? बहुत असर होता तो जो ताल ठोक रहे थे निरंजन राय, उनके लिए ठेकेदार भी लगाए गए स्वजातीय, और उसके बाद फिर बाकी बार उनको लेके हेलीकॉप्टर से उड़ा क्यों जाता? अगर ये लोग निश्चिंत होते कि नहीं नहीं मेरा मुद्दा तो क्लिक कर गया, तो फिर लड़ते। अभी देखिए, झारखंड के एक बड़े अखबार ने आज छापा है कि इस चुनाव में अब तो इनकी बोली बानी झारखंड के लिए खत्म हो चुकी है, अब तो बंद हो चुका है कि किस किस ने क्या क्या कहा एक दूसरे को। उसमें सबसे ज्यादा गिरिराज एंड कंपनी का ही नाम है।
गिरिराज एंड कंपनी से आप समझ रहे होंगे। अब इनकी बातों पर कितना भरोसा किया जाए। यही गिरिराज सिंह तो गिरिराज सिंह, जो इनके आका हैं अमित शाह ने कुछ अरसा पहले कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन फिर नीतीश कुमार बा। तो इनकी बातों को जनता समझती है। और मैं कहूंगा कि झारखंड की जनता, जिसको मतलब ट्राइबल लैंड के रूप में प्रचारित किया जाता है 26% ट्राइबल आबादी को लेके यहाँ, और माना जाता है कि यहाँ के लोग बड़े भोले हैं, बहुत सीधे हैं, सीधे भी हैं भोले भी हैं, लेकिन इनडिसिसिव नहीं है, ये निर्णय लेते हैं। और हर बार के चुनाव में मैं पहले भी कह चुका हूं कि 50% से ज्यादा सीटिंग एमएलए को खारिज करती रही है यहाँ की वही भोली और निरीह और गरीब जनता। इस बार भी होगा, तय मानिए। इस बार भी इसीलिए भाजपा डरी, भाजपा गई। आप कह रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है। अच्छा, डरी हुई, डरी हुई, डरी हुई है। चलिए, भाजपा डरी हुई है। बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। आपके लिए मेरे पास बहुत सवाल है। प्रियदर्शी रंजन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या भाजपा जमीनी हकीकत से इतनी दूर हो सकती है क्या? भाजपा के ढेर सारे तंत्र काम करते हैं। अगर ऐसा होता तो भाजपा जरूर इस नारे से पीछे मुड़ चुकी होती। आपको लगता है कि भाजपा जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, ठीक है, चुनाव लड़ने का उसका एक तरीका है और वो हर कोशिश करती है चुनाव जीतने के लिए, लेकिन इस सब के बावजूद जो सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाजपा जो नैरेटिव गढ़ रही है, जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है, वो बैकफायर करने जा रहा है। वो बांग्लादेश घुसपैठिया, मुसलमानों की बढ़ती आबादी, और वो जिस तरीके से आबादी बढ़ी है, निश्चित तौर पर भाजपा कहती है कि घुसपैठ के अलावा और कोई बड़ी वजह नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी को जिस घेरे में घेरने का प्रयास किया जा रहा है, और श्याम किशोर चौबे जी कह रहे हैं कि ये मुद्दा जमीन पर कारगर नहीं है, आपको लगता है कि बीजेपी को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी? बीजेपी को समझ में बिल्कुल आ रहा होगा कि ये मुद्दा, इस मुद्दे का अहमियत क्या है। और इस मुद्दे की अहमियत को समझते हुए सिर्फ झारखंड ही नहीं, महाराष्ट्र में भी आप देखिएगा बांग्लादेश वाला इशू उठा, मुंबई, खास करके मुंबई के विषय में। उड़ीसा में जब मुख्यमंत्री मोहन मांझी जब बने तो उन्होंने अपने प्रथम कैबिनेट में ही इस बात को कहा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनके लिए कमेटी का गठन किया गया। पूरे देश भर में बांग्लादेशियों को लेकर के, घुसपैठियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुहिम चला रही है। और उस मुहिम के तहत झारखंड में चूंकि चुनाव है और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, इसीलिए इसकी शोर, इसकी गूंज सुनाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जोर जोर से बोल रहे हैं। नड्डा जी ने कुछ दिनों पहले, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मुद्दे को हवा देने की पुरजोर कोशिश की। तमाम जो फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता हैं उनको झारखंड में लगाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि झारखंड की वस्तु स्थिति से भारतीय जनता पार्टी अवगत नहीं है। पूरा शोध किया होगा, रिसर्च किया होगा, उसके बाद ही इन नेताओं को वहां भेजा गया होगा, हिंदूवादी नेताओं को। और चुनाव से 1-2 दिन पहले, जब दूसरे चरण का चुनाव है, उसे 1-2 दिन पहले गिरिराज सिंह का जब इस तरह का बयान आ रहा है, तो यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ इसमें हासिल होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी ही क्या, देश भर की शोध संस्थाएं भी इस बात को लेकर के चिंतित हैं और चिंता जाहिर कर रही हैं। टिस के रिपोर्ट में भी ये हाल में जो आया, उसमें कहा गया कि किस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुंबई जैसे शहर को बदल देंगे। 2050-51 में वहां हिंदुओं की आबादी कम जाएगी और मुसलमानों की आबादी 50% से अधिक हो जाएगी। पूरे देश, वही सिनेरियो पूरे देश भर के लिए है। जब झारखंड की बात करेंगे तो पाकुड़ में पिछले कुछ वर्षों में 40% से अधिक मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। संथाल में 37% मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। तो यह तो चिंता का विषय है। बिहार उससे अछूता नहीं है, बांग्लादेश उससे अछूता नहीं है, उड़ीसा प्रभावित हो रहा है, छत्तीसगढ़ प्रभावित हो रहा है। तो अगर ये देशव्यापी मुद्दा है और इस मुद्दे का प्रयोगशाला अगर झारखंड बन रहा है, चलिए
चलिए, ये प्रयोगशाला बन रहा है, लेकिन एक सवाल तो बनता है कि आप चुनाव के समय में ही इतने मुखर क्यों होते हैं। ये सवाल तो बनता है। मैं मानता हूं किसी भी देश के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर के स्वीडन भी बहुत परेशान है, फिनलैंड भी बहुत परेशान है, जर्मनी भी बहुत परेशान है। लेकिन सवाल यह है कि उनके नेता परेशान हैं तो उसके लिए एक्ट भी कर रहे हैं। उनको अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का जब मौका मिलता तो वो उस पे काम भी करते हैं। हम इतनी देर क्यों हो जाते हैं? हाँ चौबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं विनय जी से एक सवाल ले रहा था जी, आप बोल लीजिए, तब मैं उनके पास जाऊंगा। ये जो रंजन जी अभी बोल रहे थे, तो इनकी जो कुछ इन्होंने आंकड़ा बताया और सब कुछ किया और कहा कि इससे महाराष्ट्र भी प्रभावित है, छत्तीसगढ़ भी प्रभावित है और उड़ीसा भी प्रभावित है, और उड़ीसा में भाजपा की बहुमत की सरकार बनी तो उसने कैबिनेट निर्णय भी ले लिया। और असम के इन्होंने ये शायद असम कहना भूल गए। असम में मेरे ख्याल से जितनी घुसपैठ है उतनी तो कहीं नहीं है। और असम के जो आप बोल रहे हैं फायर ब्रांड, तो मैं कहूंगा सुपर फायर ब्रांड नेता यहाँ आके जमे हुए थे। वहां के ये हिमंता बिस्वा शर्मा, और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो सरकार बनते ही बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को लात मार के निकाल देंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये केवल कैबिनेट निर्णय लेंगे कि या लात मारेंगे उड़ीसा में या असम में और छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में? आज की तारीख में तो वहां इनकी ही सरकार है और मुझको लगता है कि लात क्या, वहां तो बात भी नहीं करते हैं। अब लात मारते का देखते तब तो ये केवल, मेरा सवाल ये है कि मुद्दे उठाना बड़ी बात नहीं है, उसका सॉल्व होना चाहिए। चलिए हाँ, मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा चौबे जी। ये बात 370 के लिए भी कहा जाता था। भाजपा ने 2014 में ना करके 2019 में कर दिखाया और तमाम नेता कहते थे 10 बार मोदी जी आ जाएंगे तब भी नहीं होगा। स्ट्रैटेजिकली पार्टी डिसाइड करती है, प्रायोरिटाइज करती है कि कब किस मुद्दे पर काम करना है। कई बार मुझे ऐसा भी दिखाई पड़ता है, लेकिन आपका वैलिड सवाल है। मैं विनय जी के पास जाना चाहूंगा। विनय जी, कहा यह जा रहा है कि 2019 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने संथाल परगना में 4-4 सीटें हासिल की थी। झामुमो के खाते में 9 सीटें गई थी और जेवीएम को 1 सीट मिला था, जो कि अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं। देवघर, गोड्डा, सारठ, राजमहल में भाजपा ने झंडा गाड़ा था, तो जामताड़ा, पाकुड़, जरमुंडी और महगामा में कांग्रेस ने बाजी मारी थी। तो भाजपा इस बार रणनीति और प्रचार के तौर पर बेहतर काम की है, वहीं कांग्रेस का कैंपेन फीका रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये सब लोग मान रहे हैं कांग्रेस का कैंपेन फीका रहा, उनके स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के लिए भी उस तरीके से प्रचार नहीं कर पाए, एलाइज के लिए क्या करेंगे, उनकी सीटों पर पोस्टर बैनर भी नहीं देखे जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या बीजेपी अब ज्यादा कांग्रेस से सीटें छीनने का प्रयास कर रही है, या उसको लग चुका है कि जेएमएम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए कांग्रेस को जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सको पहुंचा लो और उसी में जीत सुनिश्चित हो जाएगी? अनम्यूट करिए। निश्चित रूप से कांग्रेस एक कमजोर कड़ी है अभी झारखंड की राजनीति में, इसलिए कांग्रेस पर, और जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा पिछली बार 2 सीटें जीतने में कामयाब, 2 सीटें संथाल परगना में, एक प्रदीप यादव भी वहां से जीते थे झारखंड विकास मोर्चा के नाम। हाँ, और उसके पहले 14 में रणधीर सिंह जीते थे झारखंड विकास मोर्चा, 19 में तो वो बीजेपी में आ गए थे। तो एक ही कह सकते हैं, सही है आप। लेकिन मुझे लगता है जो पोलराइजेशन वाली बात है, उसका एक बहुत अच्छी सूचना हम दे रहे हैं कि जो धनबाद विधानसभा क्षेत्र है, वहां इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा और माले दोनों आमने सामने हैं। बातचीत चली, सुप्रियो भट्टाचार्य, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विनोद सिंह जो एमएलए हैं, ये लोगों की आपस में बातचीत हुई और बातचीत के बाद ये निष्कर्ष हुआ, भाकपा माले के लोग कहना था कि अगर भाई हम लोग अपना कैंडिडेट बैठा देंगे
तो हम लोग वोट आपको जो मुस्लिम उम्मीदवार है उसको ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। अगर आप अपना कैंडिडेट बैठाते हैं मुस्लिम उम्मीदवार को, तब तो वो वोट हमारे तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो पोलराइजेशन का ये मतलब कि भाकपा माले के लोग भी सक्षम नहीं हो पा रहे ट्रांसफर कराने में मुस्लिम उम्मीदवार के पक्ष। लेकिन बात बनी नहीं। लोग जब वहां के सुदीप कुमार जो गिरिडीह के विधायक है, उनका कहना था कि अगर हम बैठाएंगे मुस्लिम उम्मीदवार को धनबाद से तो इसका पूरे गिरिडीह जिले में असर पड़ेगा और खास करके गांडे में असर पड़ेगा जहां से कल्पना सोरेन लड़ रही है। और इस कारण हुआ कि वहां फ्रेंडली फाइट चल रहा है। एक ही सीट है इधर जहां फ्रेंडली फाइट चल रहा है माले और जेएमएम के बीच में। बाकी तो 3 सीटों पर माले के साथ है जेएमएम का समझौता हो गया। तो ये जो फ्रेंडली फाइट की चलते धनबाद से बाबूलाल मरांडी का रास्ता बहुत आसान हो गया है। जो दिखाई पड़ रहा है कि बाबूलाल मरांडी अब आसानी से जीतते हुए वहां से दिखाई पड़ रहे हैं धनबाद से। जो एक संकट पैदा हुआ था उस संकट को भी भाजपा के शीर्ष नेताओं ने मशक्कत करके एक्सरसाइज करके उस संकट को भी टाल दिया बाबूलाल जी के पक्ष में। तो निश्चित रूप से भाजपा उनको अपना नेता और एक तरह से अघोषित रूप से कह सकते मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी को देख रही। दूसरी तरफ जब हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की चर्चा करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पिछला प्रदर्शन है उसी के आसपास इस बार भी प्रदर्शन रहता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि चौबे जी ने बड़ा अच्छा कहा कि यहाँ 50% से ज्यादा लोग हारते हैं। अगर आप 2019 की तुलना करें तो केवल 2019 विधानसभा चुनाव में 81 में से 36 विधायक ही चुनाव जीत कर आ पाए थे। और अगर उसको झारखंड में अब तक 4 विधानसभा का चुनाव हुआ है, अगर 2005 में आप देखिएगा तो 50% से ज्यादा सीटिंग विधायक हार गए थे और उस समय 62% लोग हारे थे। अगर इसी तरह से आप देखिएगा 14 में 55 विधायक दोबारा विधानसभा का चेहरा नहीं देख पाए थे। तो 50% से ज्यादा। तो अगर ये 50% का रिकॉर्ड इस बार भी रहा ज्यादा का, तो इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ज्यादा खतरा होगा। जिसके ज्यादा जीते थे उनका ज्यादा खतरा होगा और जिनके कम जीते उनको कम खतरा होगा। तो इस लॉजिक से तो एनडीए को फायदा होगा विनय जी। नहीं, जो अब तो विश्लेषण करने दीजिए ना पंकज जी, उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि राजनीति में क्या है कि राजनीति कभी कभी आंकड़ों के सहारे नहीं चलता है। हम लोग लंबे समय से 89 से हम लोकसभा चुनाव कवर कर रहे हैं और तब से हर चुनाव कवर करते रहे। आंकड़ा हम लोग चूंकि अपने श्रोताओं को, अपने पाठकों को दिलचस्पी बनाने के लिए, अपने विश्लेषण को सार्थक बनाने के लिए, अपने विश्लेषण के लिए, तर्क गढ़ने के लिए लेते हैं। लेकिन जनता क्या फैसला लेती है ये बड़ा कठिन है। और जनता का फैसला तो मुझे सिनेमा की तरह बार बार लगता है। हम अपने नेताओं से, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने पत्रकार मित्रों से सबसे कहते हैं कि भाई सिनेमा के बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है बड़ा से बड़ा डायरेक्टर कि फिल्म हिट होगा या फ्लॉप होगा। उसी तरह से चुनाव के बारे में एग्जैक्ट भविष्यवाणी कोई नहीं कर। हाँ, अब कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि हम कह रहे हैं कि भाई एनडीए की सरकार बनेगी, कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया गठबंधन। तो दोनों में से तो एक बनना है, तो जिसका बन जाएगा उसका तुक्का लग जाएगा। चलिए, लेकिन हकीकत है हम लोग कई अवसरों पर देखे हैं बड़े से बड़े नेता हम किनका नाम गिनाएं, बिल्कुल चुनावी नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है और इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लोगों की दिलचस्पी भी है और मैं ये सवाल श्याम किशोर चौबे जी से भी लूंगा, लेकिन पहले मैं डॉक्टर संजय कुमार से पूछ लूं। डॉक्टर संजय, ये बताइए कि 2014 में भाजपा की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। 2019 में तो सरकार बनी नहीं और 2019 में एनडीए सरकार की पुनरावृत्ति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि संथाल और कोल्हान में इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, बड़ी बुरी स्थिति थी। कहा यह जा रहा है कि जब हेमंत बिस्वा शर्मा, मतलब शिवा और विश्वा की जोड़ी जो है, शिव एंड विश्वा प्लान जब रेडी हुआ, शिव एंड विश्वा प्लान जब रेडी हुआ तो उन लोगों ने एनालाइज किया कि हम संथाल और कोल्हान में हारे हैं और यहां पर अगर हम ऐसे मुद्दे को धार दें जैसे कि रांची को कराची
ये डेमोग्राफी चेंज, बांग्लादेश घुसपैठिया और ये सब तरह के मुद्दे को अगर हम धार दें तो हो सकता है हमारी जीत हो सकती है और हम वापस 2014 वाली स्थिति में आ सकते हैं। क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि ये ठोस वजह है कि आदिवासियों के बीच ये पैगाम देना, क्योंकि 26% आदिवासियों में भाजपा की स्थिति लोकसभा में भी खराब रही और पिछले विधानसभा में भी खराब रही। अब कोई ना कोई नैरेटिव तो गढ़ना था जिससे उनको अपनी तरफ खींच सके। इसके लिए इन्होंने नेताओं को भी अपने पाले में किया और साथ ही साथ नैरेटिव भी गढ़ा। क्या आपको लगता है कि इसीलिए संथाल परगना और कोल्हान के आदिवासियों को अपने पक्ष में लाने के लिए एक तरफ चंपई सोरेन को लाए, दूसरी तरफ डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रही है बीजेपी? देखिए, जो झारखंड के जो आंकड़े हैं जिसको मैं समझ पाया हूं, 26% ट्राइबल पॉपुलेशन वहां है और 28 सीटें हैं जो ट्राइबल के लिए है। 12% करीब दलित हैं वहां पर और उनकी भी 9 सीटें हैं। 40% ओबीसी है वहां, 14-14.5% मुस्लिम पॉपुलेशन है जो मेरी जानकारी है, और बाकी जो बच गए वो सारे कॉस्मोपॉलिटन कई सिटी है वहां, तो अपर कास्ट भी हैं और भी लोग। ये हिंदुत्व का कार्ड खेलने से पहले बीजेपी को ये बात लगी कि बिना ट्राइबल को साधे हुए हम झारखंड का जंग नहीं जीत सकते। वो चंपई सोरेन तो ठीक है, एक परिस्थिति बनी जिसमें हेमंत सोरेन जेल गए, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी जब इनकी ले ली गई उसके बाद चंपई सोरेन गए। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि चंपई सोरेन कोई बीजेपी के खाते में। लेकिन इसके पहले भी जब ये 19 का भी चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय भी तो इनके साथ आदिवासी नेता थे ही। या लोकसभा के चुनाव में सीता सोरेन आ गई थी, जो माना जाता था कि सीता सोरेन तो लोकसभा में निश्चित रूप से, क्योंकि वही शिबू सोरेन की पुत्र वधू है तो दुर्गा सोरेन की पत्नी है, और कहा जाता है कि सारी स्ट्रेटजी दुर्गा सोरेन ही वहां बनाते थे, लेकिन वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। तो ट्राइबल और दलित दो इनके एजेंडे में है बीजेपी के। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हिंदू पोलराइजेशन को इन्होंने इस बार धार बनाई है। परिणाम इसके क्या आएंगे नहीं आएंगे, सुखद होंगे नहीं होंगे, ये सत्ता में इनकी बात, लेकिन इनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं था कि हम पूरी तरह से ध्रुवीकरण की बात करेंगे, उग्र हिंदुत्ववाद की बात करेंगे, डेमोग्राफी की बात करेंगे, बेटी रोटी माटी की बात करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, और उस ध्रुवीकरण का फायदा हमको मिल जाएगा जैसा कि इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई। हालांकि हेमंत सोरेन जिस तरह से इन्होंने कैंपेनिंग की, अकेले कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने जिस मजबूती के साथ झारखंड में अपने को एक तरह से कनेक्ट किया लोगों से, अगर कांग्रेस इनकी कमजोर कड़ी नहीं होती तो हम लोग आज अगर मगर पर भी बात करने की स्थिति में नहीं। चूंकि इन्होंने 30 सीटें दे दी है कांग्रेस को ना, 6-7 सीटें दे दी है, 6 सीटें दे दी है आरजेडी को, तो 81 सीट वाले में एक मेजर चंक तो इनको कांग्रेस और आरजेडी को हो गया है। तो अगर बीजेपी सत्ता में आती, चलिए तो आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। मैं चौबे जी से सीधा सवाल लेता हूं। 30 कांग्रेस, 6 आरजेडी, 36 में से कांग्रेस और आरजेडी के पाले में कितनी सीटें देख रहे हैं आप? आकलन, एस्टिमेशन, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका भविष्यवाणी है, आकलन बतौर पत्रकार, और वो भी स्थानीय पत्रकार, जमीन से जुड़े हैं। 12-15 सीटें कहीं नहीं गई हैं। 12-15 सीटें कहीं नहीं गई हैं। कहीं तो 12-15 सीटें, लेकिन हम लोग चर्चा पे चर्चा कर रहे हैं। एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये जो फायर ब्रांड नेता आए, मतलब नेताओं की जो घुसपैठ कराई गई झारखंड में, असम से, बिहार से, यूपी से, और जहां तहां यहां वहां सारे जहां से, ये लोग इन केस अगर जो अभी संजय भाई ने कहा, अगर भाजपा की सरकार बनती है तो जो बेचारा मुख्यमंत्री बनेगा उसका ये माथा फोड़वाने का इंतजाम करके गए हैं। और अभी आज अखबारों में यहाँ इनके छोटे भाई आजसू की एक फुल पेज का विज्ञापन आया है,
और उनको वो केवल 10 सीटों पे लड़ रहे हैं, और जितने बड़े बड़े उन्होंने वादे किए हैं, भाजपा के वादे और आजसू के वादे जोड़ दीजिए तो आधा से बेसी बजट तो चला जाएगा भैया फ्री में। देवे अगर बाबूलाल मरांडी जैसा कि विनय जी कह रहे थे चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे तो देवे आधे से बेसी बजट को मुफ्त खिलावे। अब तो इनको देना पड़ेगा, इसलिए कि भाजपा तो रघुकुल रीति वाली है। रघुवर दास भी कहते थे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बचन न जाई। तो अगर इनकी सरकार बनती है तो अपना माथा फोड़वाने की तैयारी कर लेवे, और नहीं तो दुबले होते चले जाएंगे। कहां से लाएंगे पैसे? हिमंता बिस्वा शर्मा चलिए, और मुझे जोगी लगता तो है पैसे देने आएंगे नहीं। मुझे लगता है इससे ये सवाल कांग्रेस और महागठबंधन के लिए ज्यादा बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हर जगह बहुत कुछ देने का वादा किया, अब वो ना तो कर्नाटक में पूरा कर पाए ना हिमाचल में पूरा कर पाए। तो मुझे लगता है ये सवाल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब पार्टी रेवड़ी बांट रही है, लेकिन रेवड़ी बांटने में कौन बहुत आगे है? तो उसमें लगता है कि यह सवाल कर्नाटक में कांग्रेस के सामने मुंह बाए खड़ा है, हिमाचल में मुंह बाए खड़ा है, अन्य जगहों पर भी मुंह बाए खड़ा है। मैं सीधा आपके पास आता हूं, मैं चाहूंगा कि यह बहुत ज्यादा टेक्निकल सवाल में हम लोग नहीं जाएं। मैं सीधा आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि शिबू सोरेन के 2 बेटे 2 बहुएं चुनावी मैदान में हैं, ठीक है, मधु कोड़ा की पत्नी चुनावी मैदान में है, अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनावी मैदान में है, और साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी स्वयं चुनावी मैदान में है। और ये जो इतने सारे मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हैं, क्या आपको लग रहा है कि भूल गए आप? रघुवर दास को भूल गए। हाँ, पंकज जी, रघुवर दास की बहू चुनावी मैदान में है, जहां से स्वयं रघुवर दास हार गए थे। आप चंद्र प्रकाश चौधरी और ढुल्लू महतो को भी भूल गए। अच्छा चलिए ठीक है, मैं सबको याद कर लेता हूं, कुछ मैं भूल गया, आपने याद करा दिया। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि इन मुख्यमंत्रियों की स्थिति क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस चुनाव में झारखंड के तमाम मुख्यमंत्रियों की स्थिति प्रतिष्ठा पर लगी हुई है, दांव पर लगी हुई है। जी, दांव पर तो हैं, पूरी तरह से दांव पे हैं। और जब हार जाएंगे तो बोल देंगे कि मैं कहा, मैं तो चुनाव लड़ नहीं रहा था। अगर स्थिति बहुत अच्छी रहती तो अर्जुन मुंडा जी स्वयं नहीं लड़ लेते। मान लीजिए रघुवर दास तो गवर्नर बन गए हैं तो खुद नहीं, लड़ उनकी सकते थे। रघुवर दास की बहू जीत रही हैं जमशेदपुर पूर्व से, जहां से कि 5 बार रघुवर दास जीते हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे, पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है। नहीं, पक्के तौर पे तो इनका भी नहीं कहा जा सकता। कहा जा रहा कल्पना सोरेन इतनी बड़ी नेता बन गई हैं, गांडे में फंस रही हैं, उसी तरीके से सीता सोरेन अपने सीट पे फंस रही हैं। देखिए, कल्पना सोरेन और पूर्णिमा दास यानी रघुवर दास की बहू, इन दोनों को एक प्रिविलेज मिला हुआ है। एक प्रिविलेज ये है कि ये नए नए हैं। बाकी लोगों का लीजिए जो पहले से हैं, तो कल्पना सोरेन की देखिए, पिछले बार वो वाई इलेक्शन में मेरे ख्याल से 26,000 वोट से जीती थी। हारते हारते भी जीत जाएगी कल्पना सोरेन। 26,000 वोट से जीती थी। अच्छा, और वोट था वो। और ये पूर्णिमा दास नई लड़की है, मैं तो लड़की ही कहूंगा। और वहां भी चूंकि रिवेल्स हैं जमशेदपुर पूर्वी सीट पे, इसलिए बहुत कैसे कह दें कि पूरा निकल ही जाएगी, लेकिन 50-50 का चांस है। 50-50 का चांस है। मीरा मुंडा के बारे में क्या कहते हैं आप? अर्जुन मुंडा स्वयं चुनाव हार गए लोकसभा चुनाव। नहीं, हार गए। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत का अंतर होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। विश्लेषण के लिए, आंकड़ेबाजी के लिए वो कर लिया जाए, लेकिन मीरा मुंडा की स्थिति भी वही 50-50 वाली है, उधर की श्योर नहीं है। सीता सोरेन की स्थिति क्या है? अब तो आप खुद ही बोल गए हैं, इसके पहले मेरे को क्या करना है? नहीं, अरे आप बोलिए, हम तो आकलन कर रहे हैं, पर आप जमीन से देख रहे हैं ना, हम तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। आपका आकलन बहुत गड़बड़ नहीं है।
मतलब जहां बीजेपी हार रही है वहां पर मेरा आकलन सही है, और जहां जेएमएम जीत रही है, जब हार रही है, वहां मेरा आकलन गड़बड़ है। चौबे जी का नहीं, बढ़िया ऐसा मैं नहीं कहता। अच्छा, ये बताइए बाबूलाल मरांडी की क्या स्थिति है? वो जो राय को बिठा दिया गया, हेमंता विश्व शर्मा, निशिकांत दुबे ने कड़ी मशक्कत की और राय बैठ गए। और एक बड़े ठेकेदार ने, हाँ जो भी है, वो हाँ। सब ने बड़ी मशक्कत की, अब राय बैठ गए, तो अब बाबूलाल जी। मरांडी के लिए चुनाव आसान है? पहले से तो आसान हो गया, एकदम ये नहीं कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप है, लेकिन पहले से आसान तो हो ही गया। अच्छा, ठीक है। और निरंजन राय की हेलीकॉप्टर उड़ान से पहले जो स्थिति थी उसमें थोड़ा सुधार तो जरूर हुआ है, लेकिन सवाल है कि मुझको लगता है कि इसका फायदा बाबूलाल मरांडी को जितना मिलेगा उससे ज्यादा फायदा इसका शायद रणधीर सिंह उठा लेंगे। चलिए ठीक है। तारठ में। और एक सवाल आपसे और ले लेता हूं, क्योंकि मैं एक ही बार पूछा था पर आप एक एक करके जवाब दे रहे हैं, थोड़ा हिचक रहे हैं बीच बीच में। मेरा सवाल यह है कि आजसू के जो नेता हैं वो जीत रहे हैं, जो पुराने पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सिसली से। नॉट श्योर, सिल्ली में नॉट श्योर। सिल्ली, हाँ सिल्ली, बिल्ली वाला सिल्ली, बी को सी कर दीजिए, जी सिल्ली। जी जी। नॉट श्योर। नॉट श्योर। चलिए, नो। तो ये एनडीए के तमाम दिग्गज हैं, उनकी सीटों पर श्योर नहीं है श्याम किशोर चौबे जी। श्योर में ये बराबर होता रहा है सर। हाँ, आप देखिए बाबूलाल मरांडी और एग्रीड बाबूलाल मरांडी का सीट हो, चाहे ये महतो जी का सीट हो, वो भी चुनाव हारे। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। अगर प्रियदर्शी रंजन जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग केवल एनडीए और इंडिया पे ही चर्चा करते हैं। बीच में जो वो कहीं जो कई लोग त्रिकोण बना रहे हैं, जैसे जयराम महतो की पार्टी हुई, कहीं पे सपा है, कहीं पे और पार्टियां हैं, तो ये लोग भी कहीं खेला कराएंगी। ये जीते न जीते दूसरे को हरा तो देंगी, इतना तो तय है। लेकिन किसको हराएंगी? लोकसभा चुनाव में यही जयराम महतो ने तो जेएमएम को डैमेज किया था, इस बार किसको करते हैं देखिए। चलिए ठीक है। प्रियदर्शी रंजन जी, अगर इतने स्टालवर्ट चुनाव हार जाते हैं तो आपको लगता है कि एनडीए की सरकार बन जाएगी? नहीं, कांटे का मुकाबला है वहां पर, कांटे का मुकाबला है। और हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव जीत करके आने वाले लोग इस बार फिर से झारखंड की सियासत को तय करें। हो सकता है कि निर्दलियों के सहारे किसी की भी सरकार बने, जेएमएम लीड वाली सरकार बने या बीजेपी लीड वाली सरकार बने, वो निर्दलीय के सहारे बने। क्योंकि जितना कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है, दोनों ओर से एक मुद्दे हैं। हम लोग तो मुद्दों के आधार पर ही विवेचना कर सकते हैं, सर्वे वाले के तरीके से तो कर नहीं सकते हैं। और अगर सर्वे के तरीके से भी करें तो बहुत बड़ा सैंपल साइज हम लोग के पास होता नहीं है। मुद्दों के आधार पर और जो लहर है उसके आधार पर करते हैं। तो जो लहर है उसमें कांटे का मुकाबला है। और जैसा कि चौबे जी बता रहे थे कि कई जगहों पर त्रिकोणीय मामला है। हो सकता है कि कुछ निर्दलीय जीत करके आए और उनके सहारे आगे की झारखंड की राजनीति बढ़े। जेएमएम तो है, जेएमएम की मजबूत स्थिति है, लेकिन उसके सहयोगी दल में अगर आरजेडी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, या वाम दल के जो सीटें हैं, वहां पर उनकी बहुत मजबूत पकड़ नहीं है। उसी तरीके से कि बीजेपी लीड वाली जो गठबंधन है झारखंड में, उसमें बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन उसके सहयोगी उस स्तर पर मजबूत नहीं। तो दोनों ओर से इसको लेकर के बड़ा माथा पच्ची चल रहा है कि किस ओर ये चुनाव झुकेगा। दिग्गज एक से एक हैं और तमाम दिग्गजों पर हार का वार लटका हुआ है। हो सकता है वो चुनाव जीत भी जाए, लेकिन मार्जिन बहुत छोटा होने वाला है। बहुत ही कांटेदार मुकाबला इस बार का झारखंड में होने वाला है। मैं केवल एक लाइन जोड़ दूं प्रियदर्शी जी आपके सपोर्ट में, केवल एक लाइन जी। अरे जोड़ दीजिए, आप इतना क्या पूछ रहे हैं? हो सकता है कि झारखंड में महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति भी देखने को मिले, शायद उस पे काम चल रहा है। और महाराष्ट्र में झारखंड की पुनरावृत्ति देखने को मिले, जिस तरीके से 1995 के चुनाव में 35 निर्दलीय जीत करके आए थे और उनके भरोसे बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी थी।
वैसी स्थिति झारखंड में भी हो। झारखंड ने तो खुद निर्दलियों की सरकार, मुख्यमंत्री देखा है, निर्दलीय मुख्यमंत्री देखा है, तो उसमें कोई बड़ी बात तो चलिए है नहीं। ठीक है, ये इसकी लेकिन- पुनरावृत्ति हो जाए, लेकिन लेकिन सवाल ये है विनय कुमार जी, सवाल ये है कि क्या सारा दारोमदार दो ही जगह पर आकर के टिकता है क्या? संथाल परगना और कोल्हान, अगर इन दोनों में बीजेपी बेहतर कर जाती है तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी पिछले चुनाव की तुलना में। अगर बेहतर नहीं करती है तो फिर बीजेपी को दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में इस बार तो आजसू भी साथ है, झारखंड विकास मोर्चा का भी विलय हो गया है, जेडीयू से भी गठबंधन है, एलजेपीआर भी साथ में है। हर तरीके से हर मोर्चे पे बीजेपी ने काम किया है। चंपई भी साथ आ गए हैं, सीता सोरेन भी साथ में है, संथाल परगना में डेमोग्राफी का भी नारा है। तो इस सब से फायदा होता दिख रहा है या लोगों का सिंपैथी हेमंत सोरेन की तरफ चला गया है कि एक अकेले हेमंत सोरेन को, आदिवासी नेता को, इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी तमाम नेताओं के जरिए घेरने का प्रयास कर रही है और हराने का प्रयास कर रही है? नहीं पंकज जी, जो सीटों की चर्चा कर रहे थे चौबे जी, आज ही हम लोग 4-5 बड़े पत्रकार यहाँ के एक साथ थे बैठे, तो तय हुआ कि भाई 2 सीट ही झारखंड में हुई जिसके बारे में 100% कह सकते हैं कि जीत है। एक बरहेट की सीट जहाँ से हेमंत सोरेन जीत रहे हैं, और दूसरी सीट कांके की है डॉक्टर जीतू चरण, जो जीत मैंने बीजेपी की एक सीट तय है। यही 2 सीट पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है। बाकी सीटों पर सब जगह कंटेस्ट है। ठीक है, अनुमान के आधार पर हम लोग करते हैं, लेकिन जहां दिखाई पड़ता है, जहां कंटेस्ट नहीं दिखाई पड़ता है। बाकी जैसे रांची जैसे जगह पर सीट कंटेस्ट में है, हटिया जैसे जहां बीजेपी का ये सब गढ़ इलाका माना जाता है, यहाँ भी कंटेस्ट काफी है। और जो आप सवाल कर रहे हैं, तो झारखंड में कोल्हान और संथाल का जो इलाका है, इन इलाकों में इस बार भारतीय जनता पार्टी बेहतर करते हुए दिखाई पड़ रही। भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से संख्या बढ़ेगा, ये दिखाई पड़ रहा है हम लोग। अब कितना बढ़ेगा, लगता है कि कहीं कहीं हम लोग जो हिसाब गणित भाग कर रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि कहीं 39-40 तक आगे सीटें ठहर जाए। तो अगर उसमें 2-3 सीटें जो जयराम महतो जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जयराम महतो के लड़कों लोग जो उनके समर्थक है, उन मतदाताओं से हमारी बात हो रही थी, उनके समर्थकों से हमारी बात हो रही थी उनके क्षेत्र में। वो कह रहे थे कि हम लोग कांग्रेस के विरोधी हैं, कांग्रेस के साथ तो हम लोग जा नहीं सकते। तो मेरे पास सूचना इस तरह से भी है कि कुछ न कुछ अंडर डीलिंग भी हो रहा है इन लोगों का। हम अभी ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कुछ तो इसीलिए तो मैंने कहा कि महाराष्ट्र की केवल वही नहीं और भी जगह हो रहा। आप सीधे बोलिए ना। नहीं जो भी हम लोग अपना मर्यादा में ही करें। हम लोग की एक सीमा है, उसी सीमा में हम लोग बात करें। हम लोग क्यों बहुत ज्यादा विवाद में जाए, क्यों विवाद? इस बार के चुनाव में मर्यादा कहीं रही क्या? चौबे जी, आप जिन लोगों को मर्यादा में रहना रहे, हम लोग तो पूरे जिंदगी में मर्यादा में रहे हैं, तो हम लोग क्यों अब अंतिम समय में अपनी जो मर्यादा है, जो सीमा, उसी सीमा में हम लोग बात करते हैं। डॉक्टर तो मुझे जो लगता है कि मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व का कार्ड खेला गया, कई इलाकों में इसका असर होता दिखाई पड़ रहा है। जैसे गिरिडीह जिला में इसका व्यापक असर दिखाई पड़ा। पाकुड़ में क्या है? पाकुड़ में क्या है? पाकुड़ में देखिए, पाकुड़ में तो अगर मुस्लिम एकजुट रहेगा तो वहां हार ही नहीं सकता है कांग्रेस उम्मीदवार। आज ही हम पाकुड़ के लोगों से बात कर रहे थे, पाकुड़ के मतदाता से बात कर रहे थे, तो वहां बताया जा रहा था भाई आलमगीर आलम की पत्नी के प्रति सिंपैथी है, क्योंकि आलमगीर आलम जेल गए। देखिए, भ्रष्टाचार के कारण जेल जाता है, आज उस भ्रष्टाचार कहीं है नहीं। भ्रष्टाचार की बात होता है, उसका कहीं जनता पर इफेक्ट नहीं है। हम लोग तो देखे, लालू यादव भ्रष्टाचार में जेल गए, लेकिन लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता कहीं कम नहीं हुई। आज भी लालू प्रसाद यादव अपने एक वर्ग में काफी लोकप्रिय हैं, और एक वर्ग में तो सर्वमान्य नेता, उनके अलावा किसी को कोई, यादव समाज तो दूसरे को बिहार में कोई नेता मानता नहीं। इवन झारखंड में
अब एक सीट उनकी है कोडरमा, वहां से आरजेडी का उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जीतेगा कि नहीं ये तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन लग रहा है हम लोगों को कि जीत जाएगा, ऐसी सूचना मिल रही है। तो वो उसका कोई असर पड़ता नहीं, भ्रष्टाचार मुद्दा रही नहीं गया, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ठीक है, एकदम दोनों मुद्दा नहीं रहा झारखंड की नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। क्या आप हंग असेंबली देख रहे हैं डॉक्टर संजय? अगर मैं आपसे छोटा सा जवाब मांगू तो संभव है, हो सकता है कि नेक टू नेक फाइट में ये लोग 36, 37, 38 पर जाकर के रुक जाए और किसी को भी मेजॉरिटी नहीं हो। वहीं पर तो सब लोग कह ही रहे हैं, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज पंकज जी, एक चीज हम लास्ट में आपसे कहना चाहेंगे, जो संभावना हम लोग देख रहे हैं हंग का, लेकिन दो फैक्टर हम लोग एनालिसिस जरूर करिएगा। एक कल्पना सोरेन का कैंपेन बड़ा इफेक्ट किया और दूसरी मैया योजना का बड़ा असर है। तो ये दो चीज कहीं हेमंत को बहुमत न दिला। ठीक है, ठीक है। चौबे जी, क्या आपको लगता है कि सरकार बनाने में किसी भी गठबंधन को जयराम महतो की जरूरत पड़ेगी? हंग असेंबली होने जा रहा है, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, दो तीन चीजें हैं कि अगर हंग असेंबली होती है तब तो जयराम महतो क्या एक दो जो निर्दलीय भी एक दो जगह बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं, वो अगर निकल के आते हैं तो उनकी भी जरूरत पड़ेगी। और नहीं तब तो फिर मैंने कहा अब शायद आप खुलवाना नहीं चाहेंगे, और नहीं तो महाराष्ट्र तो सामने है। ठीक है, तो कोई महाराष्ट्र पहली बार ही थोड़ी हुआ, ऐसा थोड़ी है। कांग्रेस कई महाराष्ट्र कर चुकी है चौबे जी, क्योंकि वो नजदीक का है, ऐसा थोड़ी है कि महाराष्ट्र स्वतंत्र भारत की पहली घटना है। भजन लाल को काहे भूल जाते हैं? सब कुछ तो सिखाया हुआ कांग्रेस का ही है। भजन लाल को हमारे बहुत सारे युवा लोग तो जानते भी नहीं है ना। हाँ। महाराष्ट्र तो सामने का है इसलिए कह दिया, कोई मेरा इंटेंशन नहीं है वैसा। ठीक है। मैं प्रियदर्शी रंजन जी, क्या लग रहा है आपको? हंग असेंबली देख रहे हैं या एनडीए को सीधी बढ़त देख रहे हैं आप? तीनों संभावनाएं हैं, और सबसे ज्यादा जो संभावना है नहीं, तीनों संभावनाएं तो सबसे ज्यादा जो बताइए। सबसे ज्यादा जो संभावना है वो हंग असेंबली की है। सबसे ज्यादा संभावना हंग असेंबली, सबसे ज्यादा संभावना। और मुझे लगता है ये बात सारे पैनलिस्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर एक बार फिर ऐसा होता है तो झारखंड फिर अनस्टेबल रहेगा। झारखंड ने हमेशा इनस्टेबिलिटी देखी है और ये झारखंड के लिए गंभीर खतरे का विषय है, क्योंकि आप देखिए लेकिन हमारे पट्टों ने कभी भाई इलेक्शन की नौबत नहीं आने दी। नहीं, ठीक है, 4 सरकारें बनाई, लेकिन हाँ वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन किस तरह की सरकार थी? एक इंडिपेंडेंट एमएलए भी मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड में, और उसके बाद क्या कुछ हुआ है इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी मिलकर भी सरकार बनाई है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी की भी सरकार चली है। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर जो हमारे तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं तो सवाल उठता है कि अगर इस तरह की हालत रहती है तो झारखंड के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। लेकिन इस सब के अलावा भी एक बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी जिस नैरेटिव के सहारे सत्ता हासिल करना चाह रही है उसमें कामयाब होगी? एक बड़ा सवाल यह है। और दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि इतने सारे मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा जिस चुनाव में दांव पर हो, उसमें किस मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा बचेगी और किसकी धूमिल होगी, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिहार की बात में प्रियदर्शी रंजन जी आपका, श्याम किशोर चौबे जी आपका, विनय कुमार जी आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।